इसराइल को टारगेट करने के लिए ईरान ने 1982 में लेबनान, जो कि इसराइल के साथ एक नेबरिंग टेरिटरी है, वहाँ पर एक संगठन बनाया, शिया मुसलमानों के एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को खड़ा किया और उस ग्रुप का नाम था हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का लिटरल मीनिंग होता है पार्टी ऑफ द गॉड। ये एक ऐसा संगठन था जिसको पहले तो एक प्रॉक्सी ग्रुप की तरह लेबनान में रखकर उसका प्रयोग किया गया। शिया मुसलमानों के प्रतीक उसकी एक भावना को इस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया कि शिया मुसलमान उस संगठन से जुड़ें, खास करके वो जो लेबनान में रह रहे हैं। उनके अंदर ज़हर भरा गया कि आपका नेबर इसराइल जो है उसको टारगेट करना है और उसको टारगेट करके हमें डिस्ट्रॉय करना है। आज भी हिजबुल्ला जब हम देखते हैं तो उसका अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जब तक हम इसराइल का पूरा डिस्ट्रक्शन अचीव नहीं करेंगे, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। ईरान और सऊदी अरेबिया और इज़राइल, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्लेयर हैं पूरे मिडल ईस्ट में, जो पूरे मिडल ईस्ट के डायनामिक्स को रन करते हैं। इज़राइल और सऊदी अरेबिया के बीच में जनरली वैसे भी नहीं बनती, क्योंकि यहूदी लोगों की वो जो टेरिटरी वहाँ पर 1948 में बनी, तब से सऊदी लोग जो खास करके सुन्नी मुसलमान थे वो भी बड़े अपसेट थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो शिया मुसलमान हैं, इन लोगों को भी यहूदी देश वहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये यहूदियों का देश एक ऐसे स्थान पर बना है जो कि एक इस्लामिक साइट पहले हुआ करती थी। खैर, हमारा ऑब्जेक्टिव इस इतिहास को जानने का नहीं, बल्कि जानने का सिर्फ ये है कि हिजबुल्ला एक आतंकवादी संगठन है, जो कि आज लेबनान में बड़े समय से 1982 से बैठा हुआ है और वहाँ से इसराइल को अलग-अलग तरीके से टारगेट करता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि 1982 में जब ये प्रॉक्सी ग्रुप बना, तो इसका उद्देश्य उस समय केवल ये था कि ये लोगों को, खास करके शिया मुसलमानों को, एक दूसरे के साथ जोड़े। लेकिन 1995 तक आते-आते हिजबुल्ला जो है, उसने अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया और शिया मुसलमान क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों से हिजबुल्ला के साथ जुड़ चुके थे, इस कारण से एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि हिजबुल्ला के पास एक मास फॉलोइंग बन गई। और जब 1995 में हिजबुल्ला ने सबसे पहले लेबनान के अंदर शिया मुसलमानों के फेथ को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ा, तो उसको कुछ रिप्रेजेंटेशन भी मिली और उसको कुछ लेबनान के संसद में सीटें भी प्राप्त हुई। अब जब ये सीटें प्राप्त हुई तो जाहिर सी बात है कि लेबनान में सरकार बनाने के लिए हिजबुल्ला एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टर बन गया। जब हिजबुल्ला एक इंपॉर्टेंट एक्टर बना तो उससे एक चीज़ तो तय हो गई कि हिजबुल्ला के पास लेबनान स्टेट के जो फंड्स थे उसका प्रयोग करके भी वो आने वाले समय में इसराइल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेगा। वेस्टर्न कंट्रीज अगर हम देखें, खास करके ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह, इन सब ने तो हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है। ये हिजबुल्ला को एक पॉलिटिकल पार्टी मानते ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हिजबुल्ला इसराइल का डिस्ट्रक्शन चाहता है और इसराइल अपने आप को बचाना चाहता है, तो इसराइल और लेबनान के बीच हिजबुल्ला एक बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट है जिसके बेसिस पे दोनों देशों के बीच अक्सर फ्रिक्शन बना रहता है। अच्छा, अब एक चीज़ और जान के आपको हैरानी होगी कि लेबनान के अंदर किसी भी यहूदी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इसराइल से बिलोंग करता है, उसको आने की अनुमति नहीं है। इसलिए अनुमति नहीं है क्योंकि इज़राइल के किसी भी व्यक्ति को आज की डेट में लेबनान में घुसने के लिए कंप्लीट प्रोहिबिशन है। अब सवाल ये उठता है कि यदि प्रोहिबिशन है, तो क्या कोई इज़राइल का व्यक्ति आम तौर पर कभी लेबनान नहीं जा सकता? आंसर हाँ, कभी नहीं जा सकता। लेकिन जो इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने कई बार लेबनान के अंदर जाकर ऑपरेशंस करे हैं। अपने उन्होंने एसेट्स लेबनान के अंदर गहरी तरीके से बनाए हैं और यही नहीं, लेबनान के अंदर उसने ऑपरेशंस करके अपने एजेंसी के लोगों के थ्रू लेबनान में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडरों को भी मार गिराया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1979 की बात है कि 1979 में मोसाद की एक लेडी ऑपरेटिव थी। इस लेडी ऑपरेटिव का नाम था एरिका चेम्बर्स। इस एरिका चेम्बर्स को मोसाद ने लेबनान भेजना था। अब लेबनान क्यों भेजना था? उसके 2 कारण थे। पहला, कि लेबनान में उस समय इज़राइल को ये मालूम चला अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेज़ के थ्रू कि वहाँ पर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ जो है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम बेसिकली था अली हसन सलामे, वो वहाँ पर मौजूद था। अली हसन सलामे इसलिए महत्वपूर्ण था इज़राइल के लिए क्योंकि 1972 1972 में अली हसन सलामे ने एक ऑपरेशन के तहत एक संगठन बनाया। संगठन का नाम रखा ब्लैक सितंबर। इस ब्लैक सितंबर संगठन ने जब बनाया गया, इसका उद्देश्य ये था कि अली हसन सलामे जो है, उसने अपने लोगों को एकजुट करके पीएलओ के मेंबर्स का प्रयोग करके 1972 में म्यूनिख में जो ओलंपिक्स हुए थे, उन ओलंपिक्स में इज़राइल के एथलीट्स को मार गिराया था। और जब 1972 में इज़राइली एथलीट्स को म्यूनिख के ओलंपिक्स में मारा गया और उस ऑपरेशन का पूरा मास्टरमाइंड था अली हसन सलामे, उस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था अली हसन सलामे की ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन थी ब्लैक सितंबर, क्योंकि सितंबर में ओलंपिक्स हुए थे,
तो इज़राइल ने एक कसम खा ली थी कि हम अली हसन सलामे को पूरे विश्व में जहाँ भी होगा ढूँढेंगे और मार के गिराएँगे। उन्होंने जब ये बात देखी कि ये तो उनके बगल की ही टेरिटरी लेबनान में है, तो उन्होंने एक ऑपरेशन के तहत डिसाइड किया कि अब इस व्यक्ति को मारना होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लेबनान में एक प्रोहिबिशन था कि कोई भी इज़राइली व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता, यहूदी व्यक्ति जा ही नहीं सकता। तो एरिका चेम्बर्स जो मोसाद की फीमेल ऑपरेटिव थी, उसने एंट्री कैसे ली? उसने वही तरीका अपनाया जो हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि आईबी, रॉ आज की डेट में भी अपनाती है। एक फेक फॉरेन पासपोर्ट बनाया, एक फेक आइडेंटिटी बनाई और मोसाद ने एरिका चेम्बर्स को एक ब्रिटिश चैरिटी ऑफिसर के तहत एक ब्रिटिश पासपोर्ट देकर उसको बेसिकली लेबनान भेजा। अब जब एरिका चेम्बर्स लेबनान गई, तो लेबनान जाके उसने अली सलामे की जो बिल्डिंग थी जहाँ पर वो रहता था, उस बिल्डिंग के एकदम बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे उसने अपना घर लिया। वहाँ पर उस घर में रह के उसने पूरा टाइम अली हसन सलामे की ऑब्जर्वेशन करी कि ये व्यक्ति कब जाता है, कब नहीं जाता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, एटसेट्रा। और फिर उसने एक स्पेसिफिक दिन चुना और वो स्पेसिफिक दिन जिस दिन उसने चुना वो था 22 जनवरी, 22 जनवरी 1979। 22 जनवरी को उसने इस कारण से चुना क्योंकि अली हसन सलामे की माताजी का बर्थडे था 22 जनवरी को। जिस दिन उसकी माताजी का बर्थडे था, उसी दिन 22 जनवरी को एरिका चेम्बर्स अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। उसने अली हसन सलामे की जो गाड़ी है, उसके नीचे बम फिक्स कर दिए थे। जैसे ही अली हसन सलामे अपने घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकल के अपनी माता को मिलने के लिए वो आगे बढ़ा और उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, तो गाड़ी के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन के तहत अली हसन सलामे तुरंत वहीं मर गया। एरिका चेम्बर्स, उसके साथ के जितने मोसाद के उस समय फील्ड ऑपरेटिव्स जिनको कटसा कहा जाता है, KATA से कटसा, वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल आए और उसके बाद ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि 1980 के दशक में जो हिज़्बुल्लाह थी, हिज़्बुल्लाह उस समय क्योंकि वहाँ पर बेसिक लेवल पर PLO का कैडर था, बनी तो नहीं थी। क्योंकि वो PLO का कैडर इवेंचुअली आगे जाकर 1982 में जब वो बना एक तरीके से हिज़्बुल्लाह, तो 1980 के दशक में हिज़्बुल्लाह बेसिकली रूडिमेंटरी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस का प्रयोग करता था और जैसे ही वो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस का प्रयोग करता था, अब इज़राइल को समझ आ गया कि यदि इन लोगों के ऊपर अगर मुझे किसी प्रकार का इंटरसेप्शन करना है, तो मेरे को इनके कम्युनिकेशन कोड्स को ब्रेक करना होगा। 1980 के दशक से आप सोचिए कि इज़राइल हिज़्बुल्लाह कमांडर्स के कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करके ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। 1990 के दशक में जब मोबाइल फ़ोन्स धीरे-धीरे आने लगे, तो हिज़्बुल्लाह के कमांडर्स जितने भी हुआ करते थे, हिज़्बुल्लाह के जितने फील्ड ऑपरेटिव्स हुआ करते थे, लेबनान के अंदर इन लोगों ने मोबाइल फ़ोन की प्रयोग को चालू किया और जैसे ही इन्होंने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग चालू किया, इज़राइल ने 1990 के दशक में 2 बड़े महत्वपूर्ण काम किए। सबसे पहला काम उसने ये किया कि जितने भी इन टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क्स का प्रयोग किया जा रहा था, उन नेटवर्क्स को स्टडी करके उन्होंने इन नेटवर्क्स को हैक करना चालू किया। दूसरा, जब इज़राइल ने ये देखा कि ये लोग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो इज़राइल ने उन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और ख़ास करके टेलीफ़ोन्स को हैक करके उनको भी इंटरसेप्ट करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में इज़राइल को अपनी सैटेलाइट्स का बहुत प्रयोग हुआ। इज़राइल ने सैटेलाइट इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए इन नेटवर्क्स को हैक किया। इन नेटवर्क्स को हैक करने के बाद जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि भई इस तरीके से हम हिज़्बुल्लाह कमांडर्स की कम्युनिकेशन को सुन सकते हैं। तो ये बात जब हिज़्बुल्लाह तक को मालूम चल गई, तो हिज़्बुल्लाह ने 1990 के दशक के बाद थोड़ा-सा अपनी स्ट्रैटेजी में 2000 के दशक में बदलाव करना शुरू किया। जब इज़राइल इंटरसेप्ट कर रहा था उनके टेलीकम्युनिकेशन को, इंटरसेप्ट करने के बाद उनके एक-एक आदमी को मार रहा था, तो उस समय 2000 के दशक में इज़राइल के इस स्ट्रैटेजी के बाद लेबनान में हिज़्बुल्लाह के लोगों ने पेजर्स का प्रयोग करना चालू कर दिया। अब पेजर्स तो इनफैक्ट टेलीफ़ोन से पहले की और सेल फ़ोन से पहले की टेक्नोलॉजी है। उन्होंने ये बेसिकली पेजर का प्रयोग 2 कारणों से किया। क्योंकि पेजर यदि आप देखें तो पेजर आज की डेट में 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पेजर होता है जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि आप एक रिसीवर को जो है वो मैसेज रिसीव भी कर सकता है और मैसेज को सेंड भी कर सकता है। और एक होते हैं वन वे पेजर्स, जिसमें सिर्फ मैसेज आपको रिसीव हो सकता है लेकिन आपको सेंड नहीं कर सकते। 2000 के दशक में जब हिज़्बुल्लाह के अंदर एक निर्णय ये लिया गया कि अब हम पेजर्स का प्रयोग करेंगे, तो उन्होंने वन वे और टू वे पेजर्स दोनों का प्रयोग किया। अब जब ये पेजर्स का प्रयोग करते थे, तो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि पेजर्स की टेक्नोलॉजी को
हैक करना थोड़ा कठिन होता है। कठिन इस कारण से होता है क्योंकि पेजर्स जो हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ पे चलते हैं, और क्योंकि वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ पे अपने सेंडर रिसीवर को मैसेजेस ड्रॉप करते हैं और बीप करते हैं, इसीलिए कई बार पेजर्स को बीपर्स भी कहा जाता है। तो इस कारण से उन्होंने अपने नेटवर्क को और बढ़ाया। लेकिन भूलिएगा मत, मोसाद मोसाद है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई पेजर्स भी हों, हमें इस टेक्नोलॉजी को तोड़ना है। तो मोसाद के अंदर एक यूनिट है, और ये यूनिट का नाम है यूनिट 515। ये यूनिट 515 जो है, ये अभी हाल ही में लेबनान में इसका भी प्रयोग किया गया है। अब यूनिट 515 जो है, ये करता क्या है? यूनिट 515 आज मोसाद के अंदर इज़राइल डिफेंस फोर्स के साथ बड़ा क्लोजली काम करता है। इज़राइली डिफेंस फोर्स जो है, उसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, उस सिग्नल इंटेलिजेंस के अधिकारी मोसाद के यूनिट 515 के साथ काम करते हैं। इज़राइली डिफेंस फोर्स के सिग्नल इंटेलिजेंस और मोसाद के 515 यूनिट के लोग इंटरचेंजेबली एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंगेज करते हैं। उनके अंदर एक बहुत अग्रेसिव लेवल का कोऑपरेशन है, एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का कंपटीशन भी है, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। अब यूनिट 515 ने पिछले साल 7 अक्टूबर से ये काम करना चालू कर दिया कि उन्होंने नंबर 1 ये देखा कि यदि हिज़्बुल्लाह अगर मान लीजिए पेजर्स का प्रयोग कर रही है, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे मैसेजिंग कर रही है। तो यूनिट 515 ने एक चीज़ पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद ठान ली कि जो चीज़ हमें सबसे पहले करनी है वो ये है कि हमें इन पेजर्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक करना है। पिछले साल 7 अक्टूबर से यूनिट 515 के मोसाद के अधिकारी इस कार्य में जुट गए। उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसीज को हैक करने के लिए हैकिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चालू कर दिया। इज़राइल आज की डेट में टेक्नोलॉजी लेवल पर सबसे ज़्यादा इनोवेटिव प्लेयर है। वो हर एक टाइप की टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके क्रिएट करता है, जिस टेक्नोलॉजी के तहत वो किसी को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो यूनिट 515 के तहत उसने ये काम नंबर 1 चालू किया कि उसने सबसे पहले इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को हैक करने की कोशिश करी। और दूसरी चीज़ जो इसराइल ने करी, वो सुन के शायद आपके होश उड़ जाएंगे। इसराइल ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो पेजर्स हैं, जो हिजबुल्लाह प्रयोग कर रही है, ये बनते कहाँ हैं और इनको देता कौन है। इसराइल को मालूम चला दो चीज़ें। पहला, उसको मालूम चला कि ये जो पेजर्स आज की डेट में प्रयोग किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, ये हिजबुल्लाह को पेजर्स आ रहे हैं तीन देशों के तहत। पहला देश है रशिया, दूसरा देश है चाइना, तीसरा देश है ईरान। रशिया, चाइना और ईरान मिलकर हिजबुल्लाह को पेजर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको पेजर्स देते हैं। दूसरा, मोसाद ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये पेजर्स आफ्टर ऑल बनते कहाँ हैं। मोसाद ने देखा कि ये पेजर्स बनते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण फैसिलिटी में, जो ताइवान में है। एक कंपनी जिसका नाम है ग्लोबल अपोलो। ये ताइवान की कंपनी ग्लोबल अपोलो पेजर्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि खास करके उसके अंदर जो पड़ती हुई बैटरीज हैं, ट्रिपल ए बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, उनको मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी ग्लोबल अपोलो इन पर्टिकुलर पेजर्स को फिर एक्सपोर्ट करती है रशिया, ईरान और चाइना को। और रशिया, ईरान और चाइना में, इन तीनों देशों के अंदर उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं, जो कि कमर्शियल कंपनीज की तरह ऑपरेट करती हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की तरह ऑपरेट करती हैं। और वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज ग्लोबल अपोलो से डायरेक्टली पेजर्स खरीदती हैं, ये कह के कि हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम करते हैं, तो हमारे को अपनी कंस्ट्रक्शन लेबर को ये पेजर्स देने की आवश्यकता है। जब वो पेजर्स खरीद लिए जाते हैं उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के थ्रू, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज वैसे तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तुरंत ये पेजर्स इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास रशिया, ईरान और चाइना की पहुंच जाते हैं। और वहां से ये सारे के सारे पेजर्स जो हैं, पीएलओ यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आज की डेट में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नाम से चलती है, उनको दिए जाते हैं, हमास को दिए जाते हैं, आईसिस को दिए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात हिजबुल्लाह को दिए जाते हैं, हूती रिबेल्स को दिए जाते हैं। तो ये पेजर्स का प्रयोग पूरे मिडल ईस्ट में बहुत अग्रेसिव लेवल पर हो रहा है। सीरिया के जो फाइटर्स हैं, जो आज की डेट में सीरिया की सरकार के पक्ष में अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर चल रही है, उनके पास भी ये पेजर्स ग्लोबल अपोलो के मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। यानी कि एक चीज़ तो तय है कि ग्लोबल अपोलो के आज की डेट में मैन्युफैक्चर्ड पेजर्स ताइवान से निकलकर हिजबुल्लाह के पास लेबनान में पहुंच रहे हैं।
अब दूसरी चीज़ देखिए, इज़राइल ने 2 काम किए मैंने आपको बताया। सबसे पहले उसने क्या किया कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को उसने हैक करने की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चालू कर दिया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इज़राइल ने करी, वो ये थी कि उसने ये देखा कि इन पेजर्स का प्रयोग हिज़बुल्लाह के जो कैडर्स हैं, जो कि एक आम नागरिक की तरह लेबनान में रहते हैं, वो तो बहुत ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी करते हैं। और उसने ये भी देखा कि इन पेजर्स में ट्रिपल ए बैटरीज से लेके लिथियम आयन बैटरीज तक पड़ती हैं। इज़राइल ने एक गहरी स्टडी करके लेबनान में उन पिछले 6 महीने के अंदर सारे सप्लाई चेन्स को आइडेंटिफाई किया। वो सप्लाई चेन्स जो कि ट्रिपल ए बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज लेबनान के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, उन सारे सप्लाई चेन नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करके वहां पर उन्होंने अपने बंदों को घुसाने की कोशिश की। और पिछले 6 महीने के अंदर अंदर इसराइल के मोसाद ने एक इतना बड़ा ऑपरेशन डिजाइन किया कि लेबनान के अंदर जितनी भी ट्रिपल ए बैटरीज, जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज हैं, जो भी सप्लायर्स उनको सप्लाई चेन के तहत प्रोवाइड लेबनान में कर रहे हैं, उस देश के अंदर जितनी भी बैटरीज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो एक स्पेसिफिक इजरायली मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के तहत ही मैन्युफैक्चर करके उन सप्लायर्स को दी जाए। खेल देखिए, इसराइल जो है, जो लिथियम आयन बैटरी उस पेजर में पड़ रही थी, जो कि आज की डेट में मान लीजिए ग्लोबल अपोलो के तहत ताइवान से मैन्युफैक्चर होकर आ रही थी, उसको रोक के उसने वो सारे सप्लाई चेन को आइडेंटिफाई कर लिया और देख लिया कि कहाँ कहाँ से ये सप्लाई चेन्स जो हैं बैटरीज को लेबनान में प्रोवाइड कर रही हैं। और जैसे ही उन्होंने वो सप्लाई चेन्स को आइडेंटिफाई किया, उन सप्लाई चेन्स में उन्होंने खुद अपनी मैन्युफैक्चर्ड लिथियम आयन और ट्रिपल ए बैटरीज को प्रोवाइड करना चालू कर दिया। अब इसराइल को इतना तो मालूम था, एक ना एक दिन जितने भी ये लोग लेबनान के हैं, जो हिजबुल्लाह के हैं, ये लोग जो पेजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जब इनकी बैटरी खत्म होगी, क्योंकि इनकी बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है, जैसे ही बैटरी खत्म होगी, ये बैटरी खरीदने मार्केट तो जाएंगे। और यदि ये मार्केट जाएंगे बैटरी खरीदने, और जैसे ही ये मार्केट से बैटरी खरीदेंगे, जब ये बैटरी लिथियम आयन या ट्रिपल ए वाली जो होगी, जब उसको खरीदेंगे, तो वो बैटरी हमारी मैन्युफैक्चर्ड होगी। और हुआ क्या कि इसराइल ने दो चीज़ें करी। वो बैटरी इस प्रकार से डिज़ाइन करी कि वो बैटरी जरा से प्रयोग के बाद इंस्टेंटली हीट अप हो जाती है। और जैसे ही वो इंस्टेंटली हीट अप हो जाती है, वो बेसिकली एक एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती है। इसराइल का ये ऑपरेशन इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया। और इसराइल सिर्फ ये लिथियम आयन ट्रिपल ए बैटरीज जो पेजर्स में प्रयोग होती हैं, उसने यही नहीं रुका। उसने रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो आज की डेट में प्रयोग हो रही हैं, खास करके वॉकी टॉकीज में, जिनको हम वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी कहते हैं, उनको भी हैक कर लिया। तो इसराइल आज की डेट में इस प्रकार से पूरे मोसाद की तरफ से ये डिज़ाइन किया गया ऑपरेशन, जो हाल ही में सक्सेसफुल होते हुए आपको दिखा, इस ऑपरेशन में अब आप समझ लिए कि इसराइल ने कितना बड़ा एक गेम खेल दिया। लेकिन इससे भारत को भी कुछ सीखना पड़ेगा। भारत को भी ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है आज की डेट में आईएसआई वाले चीन द्वारा मैन्युफैक्चर्ड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास। पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं, वो इस चीनी मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। हमें इसराइल की मोसाद से ये चीज़ सीखनी है कि किस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो आज की डेट में प्रयोग हो रही है, उसको हैक किया जाए। क्योंकि ध्यान दीजिए, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है रेडियो फ्रिक्वेंसीज को, हम भी आज की डेट में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के थ्रू हमारी रॉ जो है उसको इंटरसेप्ट कर लेती है। लेकिन क्योंकि चाइना इस बात को समझ चुका है, पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है, जो हिजबुल्ला अभी तक नहीं समझा था, कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज आर हैक्ड। तो इस कारण से हुआ क्या है कि पाकिस्तान और चाइना ने रेडियो फ्रिक्वेंसी से बचने के लिए, चाइना ने स्पेसिफिक इक्विपमेंट बनाकर पाकिस्तान को दिया है, जो सैटेलाइट्स के थ्रू काम करता है। एंड आज की डेट में मोसाद के पास रेडियो फ्रिक्वेंसी से लेके सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। भारत को ये चीज़ उससे सीखनी पड़ेगी। और ये चीज़ सीख के हम पाकिस्तान के द्वारा इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन का प्रयोग जो भारत के खिलाफ चीनी इक्विपमेंट्स के थ्रू किया जा रहा है, हम उसको भी काउंटर कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको इसराइल का जो पूरा मोडस ऑपरेंडी था इस ऑपरेशन के तहत, कि किस तरीके से उसने रेडियो फ्रीक्वेंसीज को हैक किया, किस तरीके से उसने ग्लोबल अपोलो जैसी कंपनी को आइडेंटिफाई किया, जो कि एक सप्लायर थी बहुत बड़ी रशिया, ईरान, चाइना को, किस तरीके से उसने पूरे देश के अंदर बैटरी सिस्टम्स को लेके जो सप्लाई चेन थी, उस सप्लाई चेन को भी हैक करके
अपनी मैन्युफैक्चर्ड बैटरीज प्रोवाइड करी, और वो भी इस प्रकार की बैटरीज जो कि ज़रा से यूसेज के बाद एकदम से हीट अप हो जाती हैं। और जैसे ही इन दोनों चीज़ों का, रेडियो फ्रीक्वेंसी की हैकिंग का और बैटरी की हीट अप होने का कॉम्बिनेशन आया, आपके सामने ये रिजल्ट आया कि हिजबुल्ला आज की डेट में एक नए टाइप ऑफ वॉरफेयर को टैकल करने के लिए अब परेशान हो गया है। तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद इसराइल के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपको एक गहरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और जैसा मैंने बताया, भारत के लिए एक ये बहुत बड़ी लर्निंग है आगे जाके हमारे केस में, खास करके चीनी और पाकिस्तानी इक्विपमेंट को लेके। धन्यवाद।